हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जी के सीरीज 4 है। चलिए हम लोग झारखंड की जनजातियाँ स्टार्ट किए थे। उसमें उराव जनजाति हो गया था, मुंडा और संथाल जनजाति हो गया था। चौथे नंबर पे जो है वो है हो जनजाति। और ये हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और ये कौन से समूह से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत आता है। और सबसे ज़्यादा ये कोल्हान प्रमंडल में हो जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और इनकी जो भाषा है वो है हो। और किस भाषा परिवार से है ये, तो ये मुंडारी भाषा परिवार से या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। और इनकी जो भाषा का लिपि है, लिपि का नाम है बाराड़चिती। बाराड़चिती जो है इनकी लिपि का नाम है। और उस लिपि का आविष्कार किसने किया है, तो बाराड़चिती लिपि का आविष्कार लाको बोद्रा नाम के व्यक्ति ने किया है। और इनकी जो सत्ता है वो पहले मातृ सत्यात्मक थी, लेकिन अब कैसी हो गई है, पितृ सत्यात्मक हो गई है। और इनके जो किली या फिर गोत्र है उसके आधार पर ही इनके परिवार का गठन होता है। तो किली और गोत्र के आधार पे हो जनजाति का परिवार का गठन होता है। और इनमें कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 80 से भी ज़्यादा गोत्र इनमें है। कुछ प्रमुख गोत्र का यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला गोत्र है पूर्ति, जिसका प्रतीक चिन्ह है चूहा। जोजो गोत्र का इमली, बालमुचु गोत्र का कुमनी, हेम्ब्रम गोत्र का लसोड़ा पेड़, बारला गोत्र का बड़ गाछ। बारला का बड़ गाछ, पूर्ति का चूहा, जोजो का इमली, बालमुचु का कुमनी और हेम्ब्रम का लसोड़ा पेड़। इनमें भी सेम गोत्र में विवाह जो है वो निषिद्ध होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, ममेरे भाई और बहन जो है उनसे शादी की प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, इनमें भी एक से ज़्यादा विवाह की प्रथा है। और इनमें जो सबसे श्रेष्ठ विवाह है वो है आदि विवाह, जिसमें वर जो है वो विवाह का प्रस्ताव लेकर जो भी वधू है उसके घर जाता है, लेकिन किसी परिचित के माध्यम से जाता है। तो इस तरह के विवाह को बोलते हैं आदि विवाह, जो कि इनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। कुछ अन्य रूप विवाह के क्या है, तो दिक्कु आदि विवाह। ये कैसे होते हैं, जैसे हिंदू परंपरा के अनुसार जो विवाह होता है, तो यानी हिंदू प्रवाह जिसमें होता है, जिस शादी में जिस विवाह में प्रभाव, और हिंदू बहुल गांव में रह रहे परिवारों में दिक्कु आदि विवाह जो है वो प्रचलित है। दूसरा विवाह है अंडी ओपोर तीपी विवाह। अंडी ओपोर तीपी विवाह, जिसमें कि वर द्वारा कन्या का अपहरण करके उससे शादी करता है। तो इस तरह की विवाह को बोलते हैं अंडी ओपोर तीपी विवाह। राजी खुशी विवाह में क्या होता है कि वधू द्वारा जो लड़की है वो खुद विवाह होने तक क्या करती है, जो लड़का है उसके घर में प्रवेश करके रहती है। और जिसके बाद क्या होता है, पंचायत जो है उनका शादी करा देता है, विवाह करा देता है। तो ये राजी खुशी विवाह है। इनके भी कुछ सामाजिक व्यवस्था है, जैसे कि युवा गृह को ये लोग गोती आरा बोलते हैं। गोती आरा, जो गांव के प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान, उसको मुंडा बोलते हैं। जो है ग्राम प्रधान मुंडा हो गया। और इस मुंडा का जो सहायता करता है, मुंडा का सहायक, उसको डाकुआ बोलते हैं। उसके बाद 7 से 12 गांव का जो समूह होता है उसको पढ़ा या पीर बोला जाता है। और वही पढ़ा या पीर का जो प्रधान उनमें जो मेन होता है उसको मानकी बोला जाता है। पढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है, न्याय के मामले में जो मेन रहता है, वो उसको पीर पंच बोलते हैं। गांव के बीच में जो बसा एक अखरा होता है, जिसमें कि लोग बैठक करते हैं, तो उसको बोलते हैं एटे तुरतुड। एटे तुरतुड, ये हो जनजाति के लोग बोलते हैं ऐसे। और लास्ट बचा है बधु मूल्य। बधु मूल्य किसको, जो गोनोन या गोनोम या पोन जो देते हैं उसको बधु मूल्य बोलते हैं। इनमें जातीय शासन प्रणाली कैसी है, तो मुंडा मानकी प्रशासन जो है वो हो जनजाति की एक पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। और महिलाओं को कुछ चीज़ है जिसको छूना वर्जित होता है, जैसे कि हल और तीर धनुष। हल और तीर धनुष को छूना जो है महिलाओं के लिए मना रहता है। और जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को मूंछ और दाढ़ी जो है वो नहीं होती है। मतलब जनरली क्या होता है, लोग नहीं रखते हैं मूंछ और दाढ़ी। प्रिय और पवित्र पेय पदार्थ को इली कहा जाता है। हो जनजाति के लोग जो है जो भी प्रिय है, प्रिय पेय पदार्थ है, तो प्रिय और
पवित्र जो पेय पदार्थ है उसको इली कहते हैं, और ये पवित्र है इसलिए इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो देवी देवताओं पर चढ़ाने के लिए करते हैं। तो देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, इली का प्रयोग करते हैं। इनके प्रमुख पर्व क्या क्या है, माघे, बाहा, उमुरी, होरो। माघे, बाहा, उमुरी, होरो। फिर है जो मन्ना, कोलम। जो मन्ना, कोलम। तो इनके प्रमुख पर्व क्या क्या है, माघे, बाहा, उमुरी, होरो और जो मन्ना और कोलम। और अधिकांश पर्व का जो भी इतने जो मेन पर्व है इनका जो संबंध है वो किससे है, तो कृषि कार्य से ही ये सब पर्व जो है वो जुड़ा हुआ है। इनकी आर्थिक व्यवस्था देखा जाए तो इनका मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। और इनके जो जमीन होते हैं वो भूमि को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में। कुछ भूमि जो है वो निम्न और उपजाऊ भूमि होते हैं जिसको बेड़ो बोलते हैं। धान की खेती की जाने वाली जो भूमि है जिसमें कि धान अच्छे से नहीं होता है, धान की खेती होना चाहिए आई थिंक, तो धान की खेती की जाने वाली जो भूमि है तो वैसी भूमि को बादी बोलते हैं, और निम्न और उपजाऊ भूमि को बेड़ो बोलते हैं। और जो मोटे अनाज की खेती होती है उसके लिए जो कम उपजाऊ भूमि है उसको गोड़ा बोलते हैं। बेड़ो, बादी और गोड़ा। एक और बार देखते हैं, बेड़ो जो है वो निम्न और उपजाऊ भूमि है, बादी जो है वो धान की खेती की जाने वाली भूमि है, और गोड़ा जो है वो मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि जो है वो गोड़ा है। इनका प्रिय शौक क्या है, मद्यपान करना, तो दारू पीना इनका ये प्रिय शौक है। फिर इनके धार्मिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख देवता कौन है, सिंहबोंगा। हो जनजाति का भी सर्वप्रमुख देवता सिंहबोंगा है। कुछ अन्य देवी देवताएं देखते हैं। जो ग्राम के देवता है, ग्राम देवता, उसको पाहुई बोंगा है, पाहुई बोंगा बोलते हैं ये लोग। जो पृथ्वी देवता है उसको ओटी बोड़म बोलते हैं, ओटी बोड़म पृथ्वी देवता। पहाड़ देवता को मरांगबुरु, मरांगबुरु क्या है, पहाड़ देवता। नाग देवता, नागे देवता, नागे देवता यानी नाग देवता। वर्षा देवता जो है वो दसावली बोंगा, दसावली बोंगा किसको बोलते हैं, तो वर्षा देवता को। फिर हो जनजाति की जो रसोई घर होती, किचन होती, उसके एक कोने में जो भी पूर्वज उनके हैं उनका एक पवित्र स्थान होता है। उस पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है, उसको अधिक कहा जाता है। तो हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का जो पवित्र स्थान होता है उसको अधिक कहते हैं। इनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धर्म से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम रहते हैं, अनुष्ठान रहते हैं, उसको संपन्न कौन कराता है, दिउरी या पुरोहित करवाता है, दिउरी या पुरोहित। इनमें भूत प्रेत, जादू टोना, इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं हो जनजाति के लोग। और इनमें भी सबों को जलाना और दफनाना, ये दोनों ही प्रथाएं प्रचलित हैं। नेक्स्ट जनजाति है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति को भी देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ हो जनजाति और खरवार जनजाति के क्वेश्चन को देखेंगे। तो खरवार जनजाति या दूसरा नाम है खेरवार जनजाति। ये 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की जो 5वें नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो खरवार या खेरवार जनजाति की है। और इन मेन रूप से ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पलामू प्रमंडल में खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना और सिंहभूम में भी खरवार जनजाति पाए जाते हैं। हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना और सिंहभूम। खेरी झार से आने के कारण, एक जगह है खेरी झार, वहाँ से ये लोग आए हैं ऐसा मानना है, इसकी वजह से इनका नाम खेरवार पड़ा है। और उड़ीसा के जो खारवेल है उस जनजाति से भी इनका संबंध माना जाता है। तो उड़ीसा के खारवेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है। पलामू और लातेहार जिला में इस जनजाति को क्या कहा जाता है, तो इसको 18 हजारी कहा जाता है। तो 18 हजारी किसे कहा जाता है, खरवार जनजाति को कहा जाता है। और कहाँ पे कहा जाता है, पलामू और लातेहार जिला में खरवार जनजाति के लोगों को 18 हजारी भी कहा जाता है। और खरवार जनजाति के लोग खुद को क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, तो खरवार जनजाति जो है वो स्वयं को खुद को सूर्यवंशी राजपूत, जिनका नाम हरिश्चंद्र रोहितासव है, उनका वंशज मानते हैं। तो सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहितासव का वंशज मानते हैं खरवार जनजाति के लोग खुद को। और यहाँ पॉइंट क्या है कि बहादुर मार्शल जनजाति
खरवार जनजाति कैसे है? बहादुर है, मार्शल जनजाति है और सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाली जनजाति है ये खरवार जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक कैसे जनजाति है? तो बहादुर, मार्शल यानी कि लड़ाकू जनजाति है। सत्य बोलने के अपने गुण के कारण ये लोग क्या होते हैं? सच बोलते हैं हमेशा, इसलिए ये इनका एक क्वालिटी है, एक विशेष पहचान है खरवार जनजाति का। और सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए ये प्रसिद्ध भी है। तो पास्ट भी देखा जाए तो ये बलिदान देने के लिए प्रसिद्ध है, सच के लिए। तो सत्य हेतु अपना सब कुछ ये बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इनका संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो खरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है और इनकी भाषा का नाम खेरवारी है। और इनकी भाषा कौन से परिवार से रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से रिलेटेड है। और 2022 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा खरवार जनजाति की सूची में कुछ है जिस समुदाय को खरवार जनजाति की सूची में डालने का प्रस्ताव रखा गया था। तो किन किन जनजाति को, किन किन समुदाय के लोगों को खरवार जनजाति में रखने के लिए बोला गया? भोक्ता समुदाय के लोगों को, देशवारी समुदाय के लोगों को, गंजू समुदाय के लोगों को, दौलतबंदी या द्वालबंदी समुदाय के जो लोग हैं उनको भी खरवार जनजाति की सूची में शामिल किया गया। फिर पटबंदी समुदाय के लोगों को, राउत समुदाय के लोगों को, माझिया समुदाय के लोगों को और खैरी या खेरी समुदाय के लोगों को भी खरवार जनजाति में शामिल किया गया। फिर समाज और संस्कृति में संडर के अनुसार खरवार जनजातियों को 6 भागों में बांटा गया। 6 प्रमुख उपजातियां हैं इनकी। क्या क्या है? मंझिया, गंजू, पातबंदी, दुआ सदी, भोगती और खेरी। संडर के अनुसार 6 उपजाति, प्रमुख जो 6 उपजाति है वो है मंझिया, गंजू, पातबंदी, दुआ सदी, भोगती और खेरी। डाल्टन के अनुसार देखा जाए तो ये 4 प्रमुख उपजातियां हैं खरवारों का। क्या क्या है? तो भोक्ता, मांझी और राउत और महतो। भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। उसके बाद जो खरवार जनजाति है, खरवारों में जो सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व है वो है भूमि की जो संपदा है, भू संपदा। तो सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व क्या है? खरवारों में भू संपदा है। इनमें जैसे दूसरों में युवा गृह हो रहे थे, घुमकुरिया या युवा गृह, तो खरवार जनजातियों में ऐसा कोई संस्था नहीं होता है। घर में ही उन लोगों को सिखाया जाता, बताया जाता अपने बच्चों को माता पिता के द्वारा या घर के दूसरे मेंबर के द्वारा, लेकिन युवा गृह जैसी कोई संस्था इसमें नहीं होता है। इनकी जो सत्ता है वो पितृ सत्यात्मक और पितृवंशीय ही है। और संपत्ति को सभी पुत्रों में, जो भी बेटे होंगे उनमें बराबर बराबर बांटा जाता है संपत्ति को। इनमें बच्चों में विवाह जो है उसको श्रेष्ठ माना जाता है, यानी बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। खरवार जनजाति में एक से ज़्यादा शादी करने की भी प्रथा है खरवार जनजाति में। प्राचीन काल में क्या हुआ कि उच्च कुल में विवाह संबंध जो है वो स्थापित करती थी। तो खरवार जनजाति के लोग क्या करते थे? उच्च कुल के साथ ये लोग क्या करते थे? विवाह के रिलेशन को करते थे प्राचीन काल में। और इनमें 2 तरह की विवाह की प्रथा है, एक है डोला, दूसरा है चढ़वा। डोला और चढ़वा जो है वो विवाह की प्रथा जो इनमें प्रचलित है। डोला और चढ़वा, और कहाँ पे कौन डोला, किसको डोला बोलते हैं और किसको चढ़वा बोलते हैं। यदि कन्या पक्ष यदि गरीब है तो वो डोला विवाह होता है उसमें। कन्या पक्ष यदि गरीब है तो वो क्या करते हैं? वो वर के घर में सारे विवाह की रस्म को संपन्न करते हैं और इस तरह से जो विवाह होता है उसको डोला विवाह बोलते हैं। चढ़वा विवाह जो होता है वो कन्या के घर में ही सारे विवाह से रिलेटेड जितने रस्म है उसको पूरा किया जाता है, तो उस तरह से जो विवाह हुआ उसको चढ़वा विवाह कहते हैं। इस जनजाति में क्या होता है कि यदि कोई स्त्री, उसका यदि संतान नहीं हुआ, निसंतान स्त्री है, तो उसकी जो छोटी बहन होगी उसका विवाह अपने ही जीजा के साथ करा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसको रीजनिया कहा जाता है। तो निसंतान स्त्री का बहन का विवाह जो है अपनी जीजा के साथ कराया जाता है, जिसे रिजनिया कहा जाता है। और इनमें भी पारस्परिक सहमति से तलाक लेने का भी प्रचलन है। और कुछ नामकरण देख लेते हैं, युवा गृह तो नहीं है, उसके अलावा दूसरे जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, कोई विधवा है उसका दोबारा विवाह हो रहा है तो उसको सगाई बोलते हैं। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुखिया बोलते हैं। जो पलामू वाले एरिया है वहाँ पे ग्राम पंचायत के मुखिया को खरवार जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? मुखिया। लेकिन वही चीज़ शाहबाद में, ये दूसरा जगह है, वहाँ पे इसको बेगा बोलते हैं।
ग्राम पंचायत को क्या बोलते हैं? बैठकी। ग्राम पंचायत को बैठकी। 4 गांव की यदि पंचायत बैठी है तो उसको चट्टी या चट बोलते हैं, और 5 गांव की यदि पंचायत बैठी है तो उसको पचोरा बोलते हैं। उसी तरह से 7 गांव की पंचायत है तो सतोरा बोलेंगे। 4 गांव की पंचायत चट्टी या चट, 5 गांव की पंचायत पचोरा और 7 गांव की पंचायत जो है वो सतोरा। बैगा में बैगई भूमि देने का प्रचलन था। इस जनजाति में क्या हुआ? बैगा को किस तरह की भूमि देने का प्रचलन था? तो बैगई भूमि देने का प्रचलन था। एक बोझा धान का तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसे पूजा कहा जाता था। तो खरवार जनजाति में एक बोझा धान का जो 1/3 भाग है, तीसरा भाग है, वो एक बैगा जो है उसके द्वारा काटा जाता था और जिसे कि पोजा कहा जाता था। इस जनजाति में चर और चट्टी के जो प्रमुख होते हैं ना, उसको प्रधान कहा जाता है। चर और चट्टी के प्रमुख को प्रधान, और ये जो प्रधान वाला पद है ये कैसे होती है? वंशानुगत होता है। पुरुष सदस्य जो है सामान्यतः घुटने तक धोती पहनते हैं, बंडी और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो पुरुषों का जो वेशभूषा है वो कैसा होता है? घुटने तक धोती, बंडी और सिर पर पगड़ी, और महिलाएं जो है वो साड़ी पहनती है। इनके प्रमुख त्योहार कैसे क्या क्या है? तो सरहुल है, कर्मा है, नवाखानी है, सोहराई है, जितिया भी है, दुर्गा पूजा, दीपावली भी है, रामनवमी भी है, फागु भी है। सरहुल, कर्मा, नवाखानी, सोहराई, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी और फागु। और इनमें जो सुबह का खाना होता है, सुबह का नाश्ता होता है, उसको लुकमा बोलते हैं। और जो दोपहर का भोजन होता है, लंच करते हैं, जिसको कलेबा बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट को लुकमा, फिर लंच को कलेबा, और फिर रात का जो खाना है यानी डिनर है उसको बियारी कहा जाता है खरवार जनजाति में। लुकमा, कलेबा और बियारी। मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और ये परंपरागत पेशा इनका क्या है? तो खैर वृक्ष से, वृक्ष का नाम है खैर वृक्ष, उससे कत्था बनाना इनका परंपरागत पेशा है। जो गरीब खरवार होते हैं वो उनका खुद का खेत भी नहीं रहता है, तो वो कैसे होते हैं? खेतीहर मजदूर थे पहले। जो गरीब खरवार थे वो खेतीहर मजदूर थे, और ये बांस का टोकरी, बांस को काट काट के टोकरी बनाना और बांस से रिलेटेड अन्य सामान बनाने का काम करते थे। इनके सर्व प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। खरवार जनजाति के जो सबसे प्रमुख देवता है वो सिंह बोंगा है, और इनकी धार्मिक प्रधान का नाम पाहन या बैगा है। जो धार्मिक में, धर्म के मामले में जो सबसे मेन है, प्रधान है, वो उनको पाहन या बैगा कहा जाता है, और उनकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। जो सिंह बोंगा को बलि चढ़ाना रहेगा किसी का, मतलब यदि कोई भी चीज़ का, छोटे जीवों का बलि चढ़ाना रहता है तो वो चीज़ कौन करता है? पाहन या बैगा करता है, उनकी सहायता से होता है। और घोर संकट या बीमारी का समय यदि है इस जनजाति में, तो ये लोग ओझा या मती की सहायता लेते हैं। ओझा का सहायता लेते हैं, ओझा को मती भी बोलते हैं, ओझा या मती। फिर इनमें जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है, तो ब्लैक मैजिक जो करते हैं, उन व्यक्ति को माटी कहा जाता है इस जनजाति में, माटी। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हो जनजाति, क्वेश्चन नंबर 1 है, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, क्या है? तो पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली मुंडा मानकी प्रशासन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हो जनजाति से रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो पहला है कि पूर्व में मातृ सत्यात्मक था जो अब पितृ सत्यात्मक हो गया, ये तो सही है। गलत पूछा है, तो पहले पितृ था, पितृ सत्यात्मक था, और अभी मातृ सत्यात्मक हो गया, ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, किस विवाह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो आदि विवाह को हो जनजाति में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हो जनजाति का सबसे ज्यादा संकेंद्रण या किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं हो जनजाति? तो कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हो जनजाति में विवाह के जो विभिन्न रूप है और उनकी विशेषताओं को मिलान करना है। पहला है राजी खुशी विवाह, ये तो वर वधु की इच्छा से जो विवाह होता है वो राजी खुशी विवाह है। आदि विवाह में क्या होता है? वर के द्वारा कोई परिचित है जो कि वर और वधु दोनों को जानते हैं, उस परिचित के माध्यम से कन्या के घर
खुद वर जो है वो प्रस्ताव लेके जाएगा विवाह का, उसको बोलते हैं आदि विवाह। फिर आदेर विवाह में क्या होता है, वधू जो है वो जबरदस्ती वर के घर में रहने लगेगी, जबरदस्ती वो वहाँ पे रहेगी, जिससे कि पंचायत जो है वो उनका विवाह तय कर देगा। इस तरह से जो विवाह होगा वो आदेर विवाह हो गया। फिर औपुर्तिपी विवाह में क्या होता है, वर द्वारा कन्या का अपहरण करके विवाह करता है, तो उस विवाह को बोलते हैं औपुर्तिपी विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, हो जनजाति की भाषा क्या है? तो हो जनजाति की भाषा तो हो ही है, हो जनजाति हो गया। अब खरवार जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? तो खरवार जनजाति में युवा गृह जैसी कोई भी संस्था नहीं पाई जाती। या घर में ही जो पेरेंट्स है या जो फैमिली मेंबर्स है वो लोग बताते हैं अपना जो भी उनका संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 2, खरवार जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस प्रमंडल में है? तो सबसे ज़्यादा खरवार जनजाति के लोग पलामू प्रमंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है कि इसमें खेरी झार से आने के कारण इनका नामकरण खेरवार हुआ, ये तो सही है। दूसरा, इनका संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, ये भी सही है। और इनका जो परिवार है वो मातृ सत्यात्मक होता है, ये गलत है, क्योंकि खरवार जनजाति में भी पितृ सत्यात्मक होता है और पितृवंशीय ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, खरवार जनजाति में से रिलेटेड कुछ विचार है, कौन सा कथन सही है? तो यह जनजाति अत्यंत वीर एवं लड़ाकू होती है, ये सही है। दूसरा है, सामाजिक स्तर का जो मुख्य निर्धारक तत्व है वो भूमि का जो संपदा है, भू संपदा, ये भी सही है। और इस जो खरवार जनजाति के लोग हैं ये सत्य बोलने के अपना एक गुण के कारण एक विशेष रूप में जाने जाते हैं खरवार जनजाति के लोग, तो ये कथन भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खरवार जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें बाल विवाह जो है वो वर्जित है, नहीं, इनमें तो बाल विवाह को अच्छा माना जाता है, तो इस तरह से ये कथन जो है वो गलत है। दूसरा है, इनकी भाषा खरवारी है, ये तो सही है, जो कि आष्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, ये भी सही है। इनका प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य, ये भी सही है। और इनको 4 प्रमुख उपजातियों में बांटा गया है, ये भी सही है। क्या क्या है? भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति। चलिए इसके पॉइंट को भी देख लेते हैं पहले। तो खड़िया जनजाति के बारे में मेन पॉइंट है कि खड़खड़िया, यानी कि जिसको पालकी, पालकी को क्या बोलते हैं? खड़खड़िया। और इस पालकी को ढोने के कारण ही इस जनजाति के लोगों का नाम खड़िया पड़ा है। तो जो भी जनजाति लोग पालकी ढोते थे उनका नाम क्या पड़ गया? पालकी ढोने की वजह से पालकी को खड़खड़िया बोला जाता है। तो खड़खड़िया ढोने की वजह से उनका जो उपजाति का नाम है, जनजाति का नाम हो गया खड़िया। और ये कौन से समूह से रिलेटेड है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से रिलेटेड है खड़िया जनजाति। इनकी जो भाषा है वो खड़िया ही है। और किस भाषा समूह से है? तो मुंडारी भाषा समूह से या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है खड़िया जो भाषा है वो। इनका मुख्य निवास कहाँ है? ये कहाँ पे रहते हैं मेन रूप से? गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग में ये मेन रूप से पाए जाएंगे। तो निवास स्थान जो है इनका गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम और हजारीबाग। इसके अलावा ये झारखंड के बाहर में भी दूसरे राज्य में भी मिलेंगे खड़िया जनजाति के लोग। तो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, असम में और बंगाल में पाए जाते हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और बंगाल। ये जनजाति की समाज और संस्कृति के बारे में देखा जाए तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या क्या वर्ग है? एक तो है पहाड़ी खड़िया जो कि सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इनमें जो 3 वर्ग है, तीनों वर्गों में से सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो है वो है पहाड़ी खड़िया। और दूसरा है ढेलकी खड़िया और तीसरा है दूध खड़िया। तो यहाँ पे देखिए इनकी आर्थिक संपन्नता के आधार पर, यानी इनकम का सोर्स किनका कैसा है उस आधार पर देखा जाए तो दूध खड़िया जो है सबसे ज़्यादा संपन्न है। उसके बाद ढेलकी खड़िया सबसे ज़्यादा संपन्न है और सबसे कम संपन्न में है पहाड़ी खड़िया, सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं। और इनमें क्या होता है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ इनका विवाह नहीं होता है। तो तीनों वर्गों का आपस में विवाह नहीं होता है। इनमें जो वधू मूल्य है उसको गिनिंग तह कहा जाता है। गिनिंग तह जो है वो किन का वधू मूल्य है? तो ये आपका
खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। इनमें जो सत्ता है वो पितृ सत्यात्मक है और पितृवंशीय है। इनमें एक से ज़्यादा विवाह प्रचलित है, बहु विवाह जो है प्रचलित है। सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह का नाम इनका है ओलोलदाय या असल विवाह। ओलोलदाय या दूसरा नाम है असल विवाह, यही इनका सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। फिर अन्य विवाह को देखते हैं। पहला है उधरा उधारी विवाह, जिसमें सह पलायन विवाह को बोलते हैं, उधरा उधारी विवाह। उसके बाद है ढुकू चोलकी, वो है अनाहुत विवाह। अनाहुत विवाह जो है वो ढुकू चोलकी कहा जाता है। फिर अपहरण विवाह जो है उसको तापा या तनीला कहा जाता है। अपहरण विवाह को तापा या तनीला कहा जाता है। जो प्रेम विवाह होता है उसको राजी खुशी विवाह कहा जाता है। उसके बाद विधवा या विधुर विवाह जो होता है उसको सगाई कहा जाता है। और इनकी कुछ सामाजिक व्यवस्था जैसे कि युवा गृह इनमें है, जिसको कि ये गीति ओ कहते हैं। युवा गृह को गीति ओ कहते हैं। जो ग्राम प्रधान है उसको महतो बोलते हैं, ग्राम प्रधान को महतो। जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है उसको नेगी कहा जाता है इनके द्वारा। ग्राम प्रधान का जो सहायता करता है, जो ग्राम प्रधान है वो महतो, और महतो का जो सहायता करता है यानी उसका जो सहायक है उसको नेगी कहा जाता है। जो संदेश वाहक है, पूरे गांव में कोई भी संदेश को पहुंचाता है, संदेश वाहक को गेड़ा कहा जाता है। संदेश वाहक गेड़ा। जातीय पंचायत जो है उसको धीरा कहा जाता है, जातीय पंचायत को धीरा। और जातीय पंचायत में भी एक मेन होगा, प्रमुख होगा, जिसको दंदिया कहा जाता है। तो जातीय पंचायत का प्रमुख दंदिया, जातीय पंचायत धीरा, धीरा का प्रमुख दंदिया। उसके बाद ग्राम प्रधान है महतो, महतो का जो सहायक होता है उसको नेगी, और जो संदेश वाहक है उसको गेड़ा। युवा गृह को गीतियो। खड़िया जनजाति के कुछ प्रमुख त्योहार देखते हैं तो है जकोर, जकोर जो कि बसंत उत्सव के रूप में मनाता है। उसके बाद है बंदई, बंदई जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाता है। फिर है कर्मा, फिर है कदलेटा, बंगारी, फिर जोरडेम जिसका दूसरा नाम नवाखानी भी है, जोरडेम या नवाखानी। फिर है जिमतड़, जिमतड़ जिसको गौशाला पूजा भी बोलते हैं। फिर है गिडिड पूजा, गिडिड पूजा। फिर पोनो मोसोर पूजा, पोनो मोसोर पूजा। फिर है भडंदा पूजा, भडंदा पूजा। फिर दोरहो डुबो पूजा, दोरहो डुबो पूजा। फिर पितृ पूजा, पितृ पूजा। इस तरह से पर्व त्योहार उनका प्रमुख क्या क्या है तो जकोर है, बंदई है, कर्मा कदलेटा, बंगारी, जोरडेम या नवाखानी, जिमतड़ या गौशाला पूजा, गिडिड पूजा, पोनोमोसोर पूजा, भडंदा पूजा, दोरहो डुबो पूजा, पितृ पूजा। सभी लोगों द्वारा एक पर्व मनाते, एक शिकार करते हैं, फागु शिकार। तो इस अवसर पर पूजा किया जाता है, पाट या बोराम की पूजा की जाती है। फागु शिकार जब मनाते हैं, इस जनजाति के सभी लोग क्या करते हैं, एक फागु शिकार मनाते हैं और उस अवसर पर ये पूजा करते हैं, पाट और बोराम की पूजा करते हैं और सरना में जाकर बलि चढ़ाई जाती है फागु शिकार के समय। उसके बाद बीज रोपण के समय ये लोग कौन सा पर्व मनाते हैं तो बीज जब रोपते हैं उस टाइम पर बा बीडी पर्व मनाते हैं। खड़िया जनजाति के लोग बीज रोपण के समय बा बीडी पर्व मनाते हैं। जब अन्न जो है नया अन्न, नए साल में कोई अन्न जो आया उसको जब ग्रहण करने से पहले एक पर्व मनाते हैं। तो नया अन्न ग्रहण करने से पहले नयोदिम या धान नुआखिया पर्व मनाते हैं। धान नुआखिया या नयोदिम, नयोदेम या धान नुआखिया पर्व मनाते हैं। कृषि कार्य और शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। खड़िया जनजाति के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं तो कृषि के कार्य और शिकार के द्वारा। पहाड़ी खड़िया जो है वो आदिम तरीके से, वो सबसे ज़्यादा पिछड़े भी हैं तो वो आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। और इनके प्रमुख भोजन क्या है तो चावल जो है इनका खड़िया जनजाति का प्रमुख भोजन है। और इनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो वो एक ही पर्व है जिससे पता चलता है, फागो पर्व। फागो पर्व के द्वारा खड़िया जनजाति की किसकी क्या आर्थिक स्थिति है उसका पता चलता है। इनका प्रमुख देवता कौन है, बेला भगवान या ठाकुर है। प्रमुख देवता है बेला भगवान या ठाकुर जो कि सूर्य के समरूप होते हैं, सूर्य का ही प्रतिरूप होता है। और इनके अन्य देवी देवता देखा जाए तो पहाड़ देवता, पहाड़ देवता को पारदुबो बोलते हैं तो पारदुबो इनका क्या है, पहाड़ देवता। बोराम क्या है इनका, वन देवता, वन देवता है बोराम। गुमी जो है इनका सरना देवी है, सरना देवी है गुमी। वन देवता है बोराम, पहाड़ देवता है पारदुबो। और इनकी
ये अपनी भाषा में, खड़िया जनजाति के लोग की जो भाषा है खड़िया, अपनी भाषा में भगवान को ये लोग गिरिंग बेरी बोलते हैं या धर्म राजा बोलते हैं। गिरिंग बेरी या धर्म राजा बोलते हैं भगवान को। इनका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको कालो या पाहन बोलते हैं। इनका जो धार्मिक प्रधान है उसको कालो या पाहन बोलते हैं। और पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है उसको डिहुरी बोलते हैं। और ढेलकी जो है वो दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान कहलाता है। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान है डिहुरी और ढेलकी जो है वो दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान कहलाता है। धर्म व जादूगरी का विशेष महत्व है। खड़िया जनजाति में धर्म का भी विशेष महत्व है और जादूगरी का भी विशेष महत्व है। नेक्स्ट है लोहरा जनजाति, लोहरा या लोहारा। ये कौन से प्रजाति समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से लोहरा है और ये असुर के वंशज माने जाते हैं। तो लोहरा को असुर के वंशज कौन से जनजाति को माना जाता है? तो लोहरा या लोहारा को असुर के वंशज माने जाते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ है? रांची में है, गुमला सिमडेगा में है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में सरायकेला खरसावां में भी है, पलामू में भी है और संथाल परगना वाले एरिया में भी है। तो इनका निवास स्थान रांची में, गुमला सिमडेगा में, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में, पलामू में और संथाल परगना में। और इनका भाषा क्या है? सदानी है। लोहरा या लोहारा का भाषा सदानी है। इनके 7 गोत्र है। क्या क्या है? सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगहिया और कछुआ। सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मगहिया और कछुआ जो है ये 7 गोत्र है लोहरा में। इनकी सामाजिक व्यवस्था पितृ सत्यात्मक और पितृवंशीय है। इनके प्रमुख त्योहार है विश्वकर्मा पूजा, सोहराई और फगुआ। विश्वकर्मा पूजा, सोहराई और फगुआ। इनका मुख्य पेशा क्या है? लोहा का उपकरण बनाना इनका मुख्य पेशा है। और कृषि से जुड़े संबंधित जो भी उपकरण होते हैं उसी को मेन रूप से बनाते हैं ये लोहा का। तो मेन रूप से ये कृषि संबंधी उपकरण बनाते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा तथा धरती माई। 2 देवता है प्रमुख देवता लोहरा का। पहला है सिंह बोंगा और दूसरा है धरती माई। नेक्स्ट भूमिज जनजाति, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हजारीबाग में, रांची में और धनबाद जिला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। रांची में, धनबाद में और हजारीबाग में। इनका प्रजाति समूह क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह है और धनबाद के सरदार कहा जाता है। भूमिज जनजाति को धनबाद का सरदार कहा जाता है। और ये क्या है? चुआड़ और चुआड़ कही जाने वाली जनजाति भी भूमिज जनजाति को कहा जाता है और धनबाद के सरदार के नाम से लोकप्रिय है। घने जंगलों में ये लोग रहते थे। मुगल काल में घने जंगलों में रहते थे भूमिज जनजाति के लोग, जिसकी वजह से इनको चुआड़ उपनाम से जाना गया था। इनकी भाषा जो है वो मुंडारी जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की है और इनके भाषा में बांग्ला और सदानी भाषा का भी प्रभाव मिलता है। इनका प्रॉपर मुंडारी भाषा नहीं बोलते हैं, उनमें बांग्ला भी मिक्स रहता है, सदानी भाषा भी मिक्स रहता है, इसलिए इनकी भाषा पर बांग्ला व सदानी भाषा का प्रभाव है। इनका समाज कैसा है? पितृ सत्यात्मक होता है। इनमें कुल 4 गोत्र होते हैं, पत्ती, जेओला, गुल्गू और हेम्ब्रम। पत्ती, जेओला, गुल्गू और हेम्ब्रम। इनमें भी सेम गोत्र विवाह नहीं होता है। इनके प्रमुख जनजाति गोत्र जैसे पत्ती का प्रतीक चिन्ह है एक पत्त। हेम्ब्रम यदि गोत्र का है तो एक बादाम उसका प्रतीक चिन्ह है। जोएला जो है उसका प्रतीक चिन्ह पच्छी है। जोएला का पच्छी, हेम्ब्रम का एक बादाम, पत्ती का एक पत्त और जो गुल्गू है उसका मछली। सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह इनका क्या है? आयोजित विवाह जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और इसके अतिरिक्त इनमें अपहरण विवाह होता है, गोलोट विवाह होता है, अदला बदली वाला, सेवा विवाह भी होता है, राजी खुशी विवाह भी इनका प्रचलन में है। अपहरण, गोलट, सेवा और राजी खुशी विवाह। सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? आयोजित विवाह है। तलाक की भी प्रथा इनमें पाई जाती है और तलाक लेने का एक विशेष तरीका होता है इनमें, जैसे कि पति के द्वारा एक पत्ता होगा, कोई भी पत्ता है, पता नहीं वो, बट पत्ते को फाड़ कर टुकड़ा करने पर तलाक हो जाता है। तो इस जनजाति में क्या होता है? भूमिज जनजाति में पति के द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़ा करने पर तलाक हो जाता है। और जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। जातीय पंचायत का जो मुखिया है उसको प्रधान बोलते हैं। इनके प्रमुख त्योहार क्या क्या है? धूला पूजा, चैत पूजा, काली पूजा, धूला पूजा, चैत पूजा, काली पूजा, फिर गोराई ठाकुर पूजा, ग्राम ठाकुर पूजा और करम पूजा।
तो गोराई ठाकुर पूजा, ग्राम ठाकुर पूजा और करम पूजा, ये सब जो है इनका प्रमुख त्योहार है। और प्रमुख पेशा इनका कृषि से ही है। और अच्छी ये जनजाति के लोग, भूमि जनजाति के लोग अच्छी काश्तकार भी है और अच्छी काश्तकार। और सबसे सर्वोच्च देवता जो है इनका ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। तो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर किनका सर्वोच्च देवता है? भूमि जनजाति का सर्वोच्च देवता है ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। जो धर्म के मामले में जो प्रधान होता है उसको भूमि जनजाति के लोग लाया बोलते हैं। धार्मिक प्रधान को लाया बोलते हैं ये लोग। जो श्राद्ध संस्कार है उसको कमावत कहा जाता है। भूमि जनजाति में जो श्राद्ध से रिलेटेड जो श्राद्ध संस्कार है उसको कमावत कहा जाता है, कमावत। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खड़िया जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 1 है ओलोल दाई विवाह जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो ओलोल दाई या असल विवाह जिसका दूसरा नाम है, ये खड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है खड़िया जनजाति से रिलेटेड कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें पहला है कि पालकी या खड़खड़िया ढोने का पेशा करने के कारण खड़िया जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया, ये तो सही है। दूसरा, इसमें एक से ज्यादा विवाह का प्रचलन है, तो ये भी सही है। और इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से, ये भी सही है। सरहुल खड़िया जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व है, ये गलत है। और जहाँ पे हम लोग खड़िया जनजाति का पढ़े वहाँ पे देखें सरहुल का नामो निशान नहीं है, तो इस तरह से सरहुल जो है इनका सर्व प्रमुख पर्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है, तो एक उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है खड़िया जनजाति को, जो कि है पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़ी, ढेलकी और दूध। हरदा खड़िया जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है? तो सबसे ज्यादा प्रमुख है इनका असल विवाह, और असल विवाह को दूसरा और क्या पढ़े थे हम लोग? ओलोलदाई, ओलोलदाई या असल विवाह। क्वेश्चन नंबर 5, खड़िया जनजाति के सर्वप्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो खड़िया जनजाति में सबसे प्रमुख देवता को बेला भगवान या ठाकुर कहा जाता है। बेला भगवान या ठाकुर जो है खड़िया जनजाति का सर्वप्रमुख देवता है। उसके अलावा दूसरे देवता देखते हैं। बेला भगवान, बेला भगवान जो है वो सूर्य देवता है। ये बेला भगवान जो सबसे प्रमुख देवता है ये सूर्य देवता है। दूसरा है पारदुबो जो कि पहाड़ देवता है। पारदुबो पहाड़ देवता। प और प। बोराम जो है वो वन देवता है। बोराम वन देवता। गुमी जो है वो सरना देवी है। गुमी जो है वो सरना देवी है। तो बेला भगवान सूर्य देवता है, पारदुबो जो है वो पहाड़ देवता, बोराम जो है वो वन देवता और गुमी जो है वो सरना देवी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लोहरा। क्वेश्चन नंबर 1, लोहरा जनजाति की प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है लोहरा। क्वेश्चन नंबर 2 है लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? तो भाषा है सदानी। लोहरा जनजाति की भाषा सदानी है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो ये लोहे के उपकरण बनाते हैं, स्पेशली कृषि से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं, तो प्रमुख पेशा है लोह उपकरण बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, लोहरा जनजाति में कुल कितने गोत्र होते हैं? तो टोटल गोत्रों की संख्या 7 होती है लोहरा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 5, लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा या धरती माई? लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता है सिंगबोंगा और धरती माई। क्वेश्चन नंबर 6, लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो पितृ सत्यात्मक और पितृवंशीय है। नेक्स्ट है भूमिज जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है भूमिज जनजाति की प्रजाति क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह है। क्वेश्चन नंबर 2, मुगलों के शासन काल में भूमिज जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगलों के शासन काल में ये लोग जंगलों में रहते थे, इसकी वजह से भूमिज जनजाति को चुआड़ के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है? तो झारखंड के हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में भूमिज जनजाति निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? तो धनबाद में भूमिज जनजाति को सरदार कहा जाता है, सरदार। क्वेश्चन नंबर 5, भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो भूमिज जनजाति में टोटल 4 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन भूमिज जनजाति का गोत्र है? तो पट्टी, जोयला और हेमरम, ये तीनों भूमिज जनजाति का गोत्र है, पट्टी, जोयला और हेमरम।
तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर जो है भूमि जनजाति के प्रमुख देवता है, ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 8, भूमि जनजाति से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? भूमि जनजाति का लोगों का प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य, ये तो सही है। और इनका परिवार जो मातृ सत्यात्मक होता है, ये गलत है, पितृ सत्यात्मक होता है भूमि जनजाति का परिवार। और इनमें सेम गोत्र में विवाह जो है निषिद्ध होता है, ये भी सही है। और युवा गृह जैसी कोई संस्था जो है इसमें पाई जाती है, भूमि जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है, ये भी सही है। बस ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो आयोजित विवाह जो है सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह है भूमि जनजाति में। नेक्स्ट है माहली जनजाति। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनका संबंध जो है, इनका रिलेशन द्रविड़ परिवार से है। और सबसे ज़्यादा माहली जनजाति के लोग सिंहभूम में पाए जाएंगे आपको, रांची, गुमला, सिमडेगा में, लोहरदगा, हजारीबाग में, बोकारो, धनबाद में और संथाल परगना में। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मेन रूप से सिंहभूम वाले एरिया में, रांची में, गुमला, सिमडेगा में, लोहरदगा में, हजारीबाग में, बोकारो, धनबाद में और संथाल परगना वाले एरिया में माहली जनजाति के लोग मेन रूप से पाए जाते हैं। ये शिल्प कला में निपुण जनजाति है और इनकी जो नातेदारी व्यवस्था है वो हिंदू समाज के समान है। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में रिश्तेदारी होता है, नातेदारी होता है, वही व्यवस्था इनमें भी होता है, माहली में भी। इनकी व्यवस्था कैसी है? पितृ सत्यात्मक है। और माहली जनजाति में टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 16 गोत्र पाए जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट गोत्र और उनके प्रतीक देखते हैं। केरकेटा गोत्र वालों का प्रतीक चिन्ह है पक्षी। जब टोआर गोत्र के लोग हैं तो उनका चिड़िया है। केरकेटा का पक्षी है, टोआर का चिड़िया है। चार धंगिया का एक पेड़ प्रतीक चिन्ह है। तिरकी गोत्र वालों का साढ़ है और ढिलकी वालों का वन सुअर है। तो चार धंगिया गोत्र का एक पेड़, तिरकी का साढ़, ढिलकी का वन सुअर। फिर आते मुरुमल या मर्री गोत्र का नील गाय है और कठर गाछ का कटहल है। तो मुरुमल या मर्री गोत्र वालों का नील गाय, कठर गाछ का कटहल। रिजले द्वारा माहली जनजाति को कितनी उपजातियों में बांटा गया? तो रिजले के द्वारा माहली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा गया, जिसमें से क्या क्या है? बांसफोड़ माहली, पातर माहली, तांती माहली, सुलंकी माहली और माहली मुंडा। इस तरह से 5 उपजातियां हैं। जो बांस फोड़ माहली है वो बांस को काट काट के टोकरी बनाने का काम करते हैं। तो बांस से टोकरी बनाने वाले हैं बांस फोड़ माहली। और तूर जनजाति भी टोकरी बनाने का कार्य करती है। तूर जनजाति भी क्या करती है? टोकरी बनाने का कार्य करती है। तो बांस फोड़ माहली जनजाति और टूर जनजाति ये लोग सेम काम करते हैं, बांस से टोकरी बनाने का काम। जो पातर माहली है वो तमाड़ वाले एरिया में पाए जाते हैं। पातर माहली ये खेतीबाड़ी करते हैं, खेती कार्य करते हैं और खेती कार्य। और सुलंकी माहली भी करता है और माहली मुंडा भी करता है। सुलंकी माहली, माहली मुंडा और पातर माहली ये लोग तीनों ही खेती कार्य करते हैं। सुलंकी माहली और माहली मुंडा एक्स्ट्रा में मजदूरी वाला काम भी करते हैं। सुलंकी माहली और माहली मुंडा मजदूरी व खेती कार्य। जो तांती माहली होता है वो पालकी ढोने का कार्य करता है। तो पालकी ढोने का कार्य कौन सा माहली करता है? तांती माहली। और बांस का टोकरी बनाने का काम कौन करता है? तो बांस फोड़ माहली या तूर जनजाति। इनका जो विवाह होता है वो टोटमवादी वंशों में होता है। कौन से वंशों में होता है? टोटमवादी वंशों में माहली जनजाति का विवाह होता है। इनमें भी बच्चों में विवाह प्रचलन में है, तो बाल विवाह प्रचलित है। जो बधु मूल्य है उसको पौन टाका बोलते हैं और जातीय पंचायत को परगणित कहा जाता है। इनमें माहली जनजाति में जो बधु मूल्य है उसको पौन टाका और जो जातीय पंचायत है उसको परगणित बोलते हैं। इनके प्रमुख त्योहार क्या क्या है? तो सूरजी देवी पूजा, मनसा पूजा, टूसू पर्व और दिवाली। इनके प्रमुख त्योहार है सूरजी देवी पूजा, मनसा पूजा, सूरजी देवी पूजा और है टूसू पर्व और दिवाली। ये कैसे जनजाति है? तो शिल्पी जनजाति है। ये एक शिल्पी जनजाति है। किस चीज में ये पारंगत है? तो बांस के कला में
बांस का यूज़ करके बहुत सारे ये शिल्प बनाते हैं। तो ये शिल्पी जनजाति है और बांस कला में पारंगत है। बांस की टोकरी व ढोल बनाने में भी पारंगत है और ये सरल कारीगर और शिल्पकार के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इसको कैसे, किस चीज़ में वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, तो सरल कारीगर या फिर शिल्पकार के रूप में। इनका प्रमुख देवी क्या है? सूरजी देवी। सूरजी देवी जो है वो माहली जनजाति का प्रमुख या मुख्य देवी है। और बड़ पहाड़ी और मनसा देवी जो है इनके अन्य देवता है। बड़ पहाड़ी और मनसा देवी माहली जो जनजाति है इनकी अन्य देवता है बड़ पहाड़ी और मनसा देवी। सूरजी देवी इनका मेन देवी है। और जो पुरखों है, पूर्वज जो है, वो पुरखों की पूजा के लिए भी ये लोग एक पर्व मनाते हैं जिसको बूढ़ा बूढ़ी पर्व बोलते हैं। और दूसरा नाम है गोड़म साकी। गोड़म साकी या बूढ़ा बूढ़ी पर्व जो है वो किस लिए मनाते हैं? तो पुरखों की पूजा है, ये पुरखों के लिए मनाते हैं। फिर सिल्ली क्षेत्र जो है वहाँ पे एक विशेष तरह की पूजा करते हैं माहली जनजाति के द्वारा, उसको उलूर पूजा कहा जाता है। सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति के द्वारा जो विशेष पूजा है उसको उलूर पूजा कहा जाता है। उलूर पूजा सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति के द्वारा एक विशेष पूजा है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। माहली जनजाति का क्वेश्चन नंबर 1 है भूमिज जनजाति की प्रजाति है, तो द्रविड़। द्रविड़ प्रजाति समूह की है ये। भूमिज नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे गलती है, मिसप्रिंट है। माहली जनजाति की प्रजाति है, तो माहली जनजाति जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। और क्वेश्चन नंबर 2 है रिजले ने महली जनजाति को कितने उप समूहों में बांटा? तो रिजले ने जो महली जनजाति है उसको 5 उप समूहों में बांटा। क्वेश्चन नंबर 3 इस पर विचार करें। यही 5 यहाँ पे देखिए 5 उप समूह दिया हुआ है। बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा, ये 5 उप समूहों में रिजले ने बांटा। और इसके अनुसार कौन सी महली जनजाति की उपजाति है? कौन महली जनजाति की उपजाति है रिजले के अनुसार? तो ये सभी जो है वो रिजले के अनुसार क्या है? महली जनजाति की उप समूह या उपजाति है। क्वेश्चन नंबर 4 पातर महली का मुख्य पेशा क्या है? तो पातर महली का मुख्य पेशा है कृषि। उसके बाद बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? तो बांस का सामान बनाना बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा है। क्वेश्चन नंबर 6 सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? तो सोलंकी महली का तो कृषि है और मजदूरी करना है। सोलंकी महली का कृषि और आपका मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 7 पातर महली का मुख्य पेशा, इसका भी कृषि है। पातर महली का मुख्य पेशा कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? तो तांती महली वाले लोग क्या करते हैं? पालकी ढोने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 महली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो टोटल 16 गोत्र जो है महली जनजाति में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 माहली जनजाति की नातेदार व्यवस्था किसके समान है? तो ये हिंदू समाज के समान है। माहली जनजाति की जो नातेदार व्यवस्था है वो हिंदू समाज के समान है। क्वेश्चन नंबर 11 माहली जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसी है? तो पितृ सत्यात्मक है। माहली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था जो है पितृ सत्यात्मक है। माहली जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सूरजा देवी या सूरज देवी जो है वो प्रमुख देवता है माहली जनजाति की। क्वेश्चन नंबर 13 माहली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? तो गोड़म साकी या बूढ़ा बूढ़ी पूजा जो है वो पुरखों की पूजा को कहा जाता है, गोड़म साकी। क्वेश्चन नंबर 14 माहली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो पोन टाका के नाम से जाना जाता है। बधु मूल्य को पोन टाका के नाम से माहली जनजाति में इस नाम से जाना जाता है, पोन टाका के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से माहली जनजाति भी हो गया। नेक्स्ट करमाली जनजाति है जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।